साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं एच रोशन आपको आज एक नया चैप्टर जो पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, उसी को हम लोग आगे ले चले गए और देखेंगे भारत के प्राकृतिक विभाग का पहला सेक्शन जो हिमालय पढ़ रहे थे उसी को देखना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का भूगोल का हिमालय पर्वत की बातें। और हिमालय पर्वत में 4 पर्वत श्रेणियां थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि हिमालय एक नहीं 4 अलग अलग श्रेणियों से मिला हुआ एक पर्वतमाला है और उसी से ये हिमालय की बनावट की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं चौथा श्रेणी, चूंकि हम लोग 3 श्रेणी पढ़ चुके हैं। सबसे उत्तर में था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, और आज देखेंगे हम लोग शिवालिक को। तो कैसे बनावट थी ये हम लोग देख रहे थे, उसी को आगे दे चलते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझें कि कहां पर हिमालय की किस प्रकार की बनावट है। तो यहां हिमालय को देखें तो 4 पर्वत श्रेणियां थी पूरब से पश्चिम से तक फैली हुई, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोग को पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। और आज हम लोग देखेंगे ये चौथा 4th श्रेणी को। और चौथा श्रेणी जो है ये शिवालिक है। तो शिवालिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना। तो 4 श्रेणियां हैं, ये ऊपर से 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय, और लास्ट में है शिवालिक। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये उत्तर की श्रेणी और ये दक्षिण की श्रेणी। तो ये ध्यान रखना है लोकेशन के हिसाब से, जो हिमालय की बनावट है उसके हिसाब से। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये ध्यान रखना है कि यही चारों दिशाओं के आधार पर हिमालय की जब बनावट देखते हैं तो शिवालिक इन चारों में सबसे दक्षिण की श्रेणी। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि शिवालिक जो है ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिणतम श्रेणी मतलब साउदर्न रेंज है, सबसे दक्षिण में। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यही वो शिवालिक वाला रेंज जो है ये दक्षिणतम श्रेणी, यही भारत से सबसे नजदीक है, क्योंकि इसके नीचे भारत शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जब चित्र बनाया था तो इसके नीचे भारत है। तो भारत के सबसे नजदीक वाली श्रेणी शिवालिक है, या सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक है, या इवन ये कहें कि मध्य हिमालय के ठीक जो दक्षिण में श्रेणी है उसी को शिवालिक कहते हैं। अब बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना है। अब यहाँ जो पर्वत ऐसे बनाया हुआ है इसको देखें तो एक्चुअली में जो बनावट है ये इस प्रकार से है, ये ऐसे बना हुआ है, और इस प्रकार से ये पर्वत की 4 श्रेणियां। तो चारों श्रेणियों को देखें तो इसको मान लें सबसे उत्तर वाला है ये ट्रांस है, ये महान है, ये मध्य है, ये शिवालिक। तो ध्यान रखना है ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस के बाद ये महान है, महान के बाद ये मध्य है, और मध्य के बाद ये सबसे दक्षिण वाला शिवालिक। और इसी प्रकार से बना हुआ 4 अलग श्रेणियां ऐसे फैला हुआ है। इस प्रकार से ये पट्टी ऐसे फैली हुई है, ये ऐसे फैली है, ऐसे। उसी को हमने एक रेखा के द्वारा ऐसे दिखाया है। ये श्रेणी को ऐसे माने तो ऐसे पट्टी फैली है, इसको माने तो ऐसे फैली हुई है। इस प्रकार से एक लंबा लाइनिंग है जो पाकिस्तान से बर्मा तक गया हुआ। अब यहां समझना क्या है कि ये भारत के विस्तार के हिसाब से हमने देखा, या हमको देखना है। तो इसको हम छोटा एक चित्र बनाते हैं, उसको समझना है ऐसे कि भारत का जो मैप है ये भारत इस प्रकार से बना हुआ है, और यहां हिमालय है, ये 4 श्रेणियां। तो 4 श्रेणियां हिमालय की। ये भारत इधर में एशिया का पार्ट है, इधर यूरेशिया है जिसमें टर्की, रूस वगैरह है। तो होता क्या है कि ये वाला पार्ट एशिया पार्ट एशियन प्लेट है, ये इधर जो रसिया या यूरोप आता है वो यूरेशियन प्लेट पर। और दोनों जब टकराता है आपस में, तो 2 प्लेटों का जब टकराव होता है आपस में, दोनों टक्कर मारते हैं, तो बीच काला वाला भाग ऊपर उठ गया। जो हमने शुरू में ही बताया था हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हेस ने समझाया। तो जब प्लेटें टकराती है, जो टक्कर मारेगा ऐसे, तो ये ऊपर उठेगा, और इसी ऊपर उठने के समय में
ये ध्यान देना है कि ये चारों श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अब यहां ध्यान दें कि ये जो है शिवालिक सबसे इधर है और ट्रांस सबसे उत्तर में है, ये सबसे दक्षिण में, सबसे उत्तर में। और हमने कहा था कि हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, मतलब दुनिया में सबसे नया पर्वत है, इससे कम उम्र का कोई पर्वत नहीं है, मतलब सभी पर्वत इससे पुराने हैं। और आप पढ़े होंगे या साइंस में एक कॉन्सेप्ट है कि जो जितना नया होता है उसमें अस्थायित्व या अस्थिरता कम होती है, और इसलिए हिमालय पर्वत अस्थायी या स्थिर पर्वत नहीं है। अब यहां ध्यान दें कि ये जो चार श्रेणियां हैं अलग अलग, ये अलग अलग कालक्रम में बना हुआ। ये सबसे पहले बना उत्तर का, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना और उसके बाद ये बना। मतलब अगर हिमालय सबसे नवीन है तो हिमालय की अगर चारों श्रेणियों में देखा जाए तो सबसे नया शिवालिक होता है। तो सबसे नया पर्वत हिमालय और पर्वत की सबसे नई श्रेणी शिवालिक, तो ये ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं शिवालिक को, तो शिवालिक के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो शिवालिक है ये, और शिवालिक का पहला पॉइंट कि ये हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, ये ध्यान रखना है, दक्षिणतम श्रेणी है, सबसे साउथ में स्थित। इसके अलावा ध्यान रखना है कि शिवालिक हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है। नवीन श्रेणी मतलब नया है, या ये भी कह सकते हैं कि सबसे युवा श्रेणी है। तो ये ध्यान रखना है, नवीन श्रेणी को, युवा श्रेणी को। जबकि एक पॉइंट पहले ही पढ़ना है कि दुनिया में हिमालय जो है, हिमालय सबसे युवा पर्वत है, ये भी ध्यान रखना। मतलब ये सबसे कम उम्र का पर्वत, और सबसे कम उम्र के पर्वत में हिमालय को अगर देखा जाए तो हिमालय की श्रेणी में सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक है। और जो भी नया होता है, हमने कहा स्थायी तो नहीं होता, उसमें कंपन वाइब्रेशन होता रहता है, प्लेटें टकरा रही है इधर से और इधर की प्लेटें टकरा रही है, हिमालय बीच में कंपन करता है। और कंपन के कारण ये ध्यान रखना है कि शिवालिक जो है, ये शिवालिक को याद रखना कि शिवालिक हिमालय की वह श्रेणी है जो सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित है। तो ये ध्यान रखना, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एक भूकंप जब आएगा, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक में पढ़ना है, और उसमें हम लोग को मध्य महाद्वीपीय पेटी पढ़ना है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी जो गया है, ये ऐसे गुजरा है, ऐसे इधर से ऐसे, तो ऐसे जो गुजरा है तो उसमें ये हिमालय का जोन भी पड़ता है, और भारत में सबसे ज्यादा यही जोन भूकंप प्रभावित है। अब ध्यान देना है कि भारत में ये सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित है हिमालय, इसके बाद ये आता है नंबर, और तब ये इधर आता है। मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो भूकंप का इफेक्ट कमता चला जाता है, और सबसे ज्यादा भूकंप इसी जोन में आता है। और इसलिए ध्यान रखना है कि हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप की घटनाएं अक्सर होती रहती है, और उसमें अगर श्रेणी के बारे में पूछ दिया जाए तो श्रेणियों में सबसे ज्यादा भूकंप शिवालिक में आता है। और ये बार बार पूछेगा आपसे एग्जाम में कि हिमालय की कौन सी ऐसी श्रेणी है जहां पर भूकंप की घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो शिवालिक की बात आती है। अब यहां याद रखना है कि पर्वत है और भारत में पर्वतीय वर्षा होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो रेन पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगी क्लाइमेट में। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जलधारा से अपर्दन क्रिया होता है, मिट्टी का कटाव, और मिट्टी का कटाव जब होगा तो अपर्दन क्रिया के कारण मिट्टी का विनाश होता है, और इसी को ध्यान रखना है। और मिट्टी के विनाश की बात करेंगे तो ध्यान देना है कि इस जोन में अपर्दन क्रिया बहुत होती है। अब इस अपर्दन क्रिया में ध्यान रखना है कि ये हिमालय का अगर 4 श्रेणी है, अगर वर्षा को देखा जाए तो यहां वर्षा होगी ऐसे, ये वर्षा होगी इधर से ऐसे ऊपर से, तो वर्षा जब होगी तो पानी की जब धार चलेगा तो स्लोप पर कटाव होगा। पर्वत एरिया में अपर्दन क्रिया बहुत होती है, लेकिन जब कटाव होता है तो यहां से मिट्टी धूल करके नीचे आते हैं और आकर के यहां पर जमा होते, तो ये मिट्टी कटती है लेकिन बह करके दूर नहीं जाती।
यहां भी कटेगा, बारिश होगी तो कट करके मिट्टी आएगी और यहां पर जमा होती है। यहां पर कटेगा तो यहां पर आएगी और मिट्टी यहां पर कटाव से बह करके आकर यहां स्टोर हो। देख रहे हैं कि अगर ट्रांस हिमालय का कटाव होता है वर्षा से, तो उसको रोकने के लिए महान हिमालय वो कटने नहीं देगा ज्यादा। महान हिमालय कटेगा तो उसको रोकने के लिए मध्य हिमालय बैठा हुआ, और मध्य हिमालय कटेगा तो शिवालिक है जो इसको रोकेगा कटाव। तो अगर कटाव ज्यादा होगा तो एक समय के बाद पर्वत ही कट जाएगा धीरे धीरे समय के साथ कालांतर में। लेकिन शिवालिक को देखें तो शिवालिक के बाद इधर जो है ये मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र इधर जब वर्षा होती है तो वर्षा इधर जब होगी तो यहां जो कटाव होगा ये कट करके इस मिट्टी बालू चट्टान के टूटे फूटे कण बह करके मैदान में चले आते हैं, यहां रुकता नहीं है। और इसलिए सबसे ज्यादा इरोजन या अपरदन क्रिया से प्रभावित जो क्षेत्र है वो शिवालिक। और अक्सर पूछता है एग्जाम में कि हिमालय का कौन सा ऐसा श्रेणी है जो अपरदन क्रिया से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, तो शिवालिक का ही नाम आता। तो ये ध्यान रखना है कि भूकंप से प्रभावित जोन है, और भूकंप के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि शिवालिक जो है वह शिवालिक अपरदन क्रिया से ज्यादा प्रभावित श्रेणी है। ये ध्यान रखना है, पूछेगा आपसे कई बार, तो ये ध्यान देना है। तो यही शिवालिक से संबंधित बातें थी जो आपको याद रखना है, जानना है कि शिवालिक की क्या विस्तार। अब यहां से आगे चलें तो एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, और उस टॉपिक का नाम है भारत के जो हिमालय है उस हिमालय का प्रादेशिक वितरण की बात आती। और प्रादेशिक वितरण बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे काफी सवाल आपसे पूछा जाए। तो उसी को हम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअली देख लेना है कि भारत का प्रादेशिक वितरण की क्या बनावट है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ध्यान रखना है भारत के प्रादेशिक वितरण को। तो हम अभी पढ़ेंगे भारत में हिमालय का प्रादेशिक वितरण, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय। तो प्रादेशिक वितरण भारत का या हिमालय का, कि हिमालय का जो अलग अलग जोन है, अलग अलग राज्य हैं जहां पर हिमालय का विस्तार देखा जाता, और इसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में हिमालय को अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता, संकेतित किया जाता। और उसी को हम लोग को यहां पढ़ना है। कभी कभी एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछ देता है कि किस हिमालय का विस्तार कहां पर है, या उसका विस्तार जो किया गया है उसका आधार क्या है। तो ध्यान रखना है कि हिमालय जो प्रादेशिक विस्तार है वो नदियों के प्रवाह से डिसाइड होता है कि नदियों का फ्लो किधर है, कैचमेंट एरिया किधर से किधर है, और उसके आधार पर हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक वितरण को अलग अलग रूप में। तो देखें हिमालय का प्रादेशिक वितरण, तो ये मान लिया हिमालय से 4 श्रेणियां हैं इसकी, और चारों श्रेणियां हम पढ़ चुके हैं। और उसी चारों श्रेणियों के आधार पर हम लोग को हिमालय का प्रादेशिक वितरण करना, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालय। और हिमालय का जो प्रादेशिक वितरण है वो नदियों के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर किया गया। अब कैसे है तो इसी को समझना है। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि अलग अलग नदियां जो हैं वो हिमालय से निकलती है, और हिमालय से निकलने के बारे में मैंने बताया था कि हिमालय से मुख्य रूप से महान हिमालय का जो क्षेत्र है वहीं से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सब निकलती है, और भी कई नदियां। तो नदियों का जो ऑरिजिन पॉइंट है, जो बहाव क्षेत्र है, उसी से हिमालय को बांटा गया, जिसको हम हिमालय का प्रादेशिक वितरण या रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं। तो ये एक नदी है जो निकलती है जिसका नाम है सिंधु। तो सिंधु नदी है, ये याद रखना है जो हम लोग पढ़ेंगे नदी चैप्टर में। सिंधु के बाद यहां जो है ये सतलज है, सतलज के बाद काली है, काली के बाद तीस्ता है, और तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र है। तो ये नदी, और इन्हीं नदियों के आधार पर हिमालय को प्रादेशिक रूप से अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, इसी का विस्तार है। जब नदियां निकलती है तो इसकी जलधारा
मैदानी क्षेत्रों में बह करके आती है ऐसे, तो ये नदी की जलधारा ऐसे फूटेगी और पर्वत से नीचे की तरफ आएगी ऐसे बहते हुए। तो अलग अलग नदियां हैं और नदियों का ये प्रवाह मार्ग है, कैचमेंट एरिया, विस्तार। अब यहां ध्यान देना है कि सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी के इधर वाला जो पार्ट है, मतलब हिमालय का ये वाला पार्ट, ये सिंधु के बहाव क्षेत्र से पश्चिम, इस हिमालय को एक नाम दिया गया है जिसको नॉर्मली कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कश्मीर हिमालय। एग्जाम में पूछेगा कि कश्मीर हिमालय का विस्तार है कहां, तो कहेंगे सिंधु नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है उसको कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो इधर वाला पार्ट है और ये सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र से माना गया, तो ध्यान रखना। अब सिंधु सतलज के बीच का जो जोन है ये वाला, इस हिमालय को एक नाम दिया गया क्योंकि सतलज का मुख्य बहाव क्षेत्र पंजाब में है और पंजाब में होने की वजह से इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय उसी को पंजाब हिमालय कहते, जबकि सतलज और काली के बीच वाला क्षेत्र ये जो है इसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो ये है कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड गढ़वाल का क्षेत्र है, कुमायूं गढ़वाल एरिया है और उसी में जो विस्तार है हिमालय का वो कुमायूं गढ़वाल में। हम लोग पढ़ेंगे झील वगैरह, तो चर्चा होगी कुमायूं गढ़वाल की। टिहरी परियोजना हम लोग पढ़ना है, जब बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ते हैं, टिहरी बांध परियोजना, ये सब इसी जोन में। तो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और काली तीस्ता के बीच का जो ये वाला हिमालय का जोन है, इस हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। मतलब इसका मुख्य विस्तार नेपाल के एरिया में, और नेपाल के एरिया में होने की वजह से इसको नेपाल हिमालय नाम दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, काली तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो ये है इसको असम हिमालय कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, हिमालय का बंटवारा जो किया गया है क्षेत्रों में, अलग अलग जोन में अलग अलग नाम से, ये आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये पूछ देगा आपसे कि किस नदी के क्षेत्र में किस हिमालय का विस्तार है। तो इस प्रकार से प्रादेशिक वितरण जो किया गया, इसमें हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 5 हिमालय है। हिमालय एक ही है लेकिन अलग अलग जोन में 5 हिमालय को बांटा गया क्षेत्र के आधार पर, विस्तार के आधार पर। असम हिमालय 1, नेपाल हिमालय 2, कुमायूं 3, पंजाब 4 और कश्मीर हिमालय 5। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय और जबकि सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। तो कभी कभी भी पूछ देगा। तो ये ही हिमालय का एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रादेशिक वितरण जो हमने हेडिंग दिया है, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रादेशिक वितरण हिमालय का जो किया गया है उसका क्या आधार है, तो नदियों के प्रवाह क्षेत्र पर, और नदियों के प्रवाह क्षेत्र के आधार पर ये जो है ये 5 भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको। अब ये ध्यान देना, अब ये भी ध्यान देना है, ये पूछ दे कि हिमालय है ऐसे, तो पूछ देगा कि हिमालय का सबसे पश्चिम में जो हिमालय उसको कौन हिमालय कहते हैं, तो कहेंगे कश्मीर हिमालय। पूछ देगा कि हिमालय के जो सबसे पूरब में हिमालय है उसको क्या कहेंगे, तो असम हिमालय। या पूछ दे कि नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय के बीच में कौन है, तो कुमायूं हिमालय। या पूछ दे कुमायूं और असम के बीच में कौन है, तो नेपाल हिमालय। या पूछ दे कि कश्मीर और कुमायूं के बीच में कौन है, तो पंजाब हिमालय। या नदियों के नाम पर भी पूछ सकता है आपसे कि सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय। या पूछ देगा काली तीस्ता के बीच कौन हिमालय है, तो नेपाल हिमालय। और इस प्रकार से हिमालय को हम बांट देते हैं प्रादेशिक वितरण में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग रूप में बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे चलें तो हिमालय का एक भौगोलिक महत्व देखना, ये ध्यान रखना। और भौगोलिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल भौगोलिक महत्व से भी पूछा जाएगा, खासकर बीपीएससी जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो हिमालय का भौगोलिक महत्व बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस कि क्या है हिमालय का महत्व, क्यों इतना पढ़ रहे हैं हम इसको, क्या आवश्यकता है पढ़ने की। तो भारत का जब भौगोलिक महत्व देखेंगे
तो यहां ध्यान रखना है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है भारत के भौगोलिक महत्व से संबंधित कि भौगोलिक महत्व जो है उसके अंतर्गत हिमालय को भारत के लिए प्राकृतिक एक वरदान माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट वरदान है भारत के लिए, गॉड गिफ्टेड। अगर ये हिमालय ना हो या हिमालय को हम निग्लेक्ट करें, मान ले कि हिमालय है ही नहीं, तो पता चलेगा कि भारत बिल्कुल बदल गया और जो भारत आज है वो भारत का स्वरूप बिल्कुल चेंज हो जाए। और इसी को यहां पर देखना हम लोग कि क्या महत्व है, जिसको आप 3-4 पॉइंट से देखेंगे समझ में आ जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो पहला तो हमने कहा कि हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक वरदान, और प्राकृतिक वरदान के रूप में पहला ध्यान रखना है कि भारत के लिए हिमालय एक प्रहरी का काम करता, एम्बुशमेंट जिसको गार्ड कह सकते। और ये प्राकृतिक प्रहरी इसलिए यहां हमने बनाया है, ये भारत है, ये हिमालय है, इधर पूरा एशिया का ही पार्ट है, चीन है, रूस है, इधर यूरोप है, इधर हिमालय के इधर है, तो भारत का विस्तार है, इधर पूरा समुद्र है। तो प्राचीन काल से इधर से पूरा भारत सुरक्षित था। आजकल रामायण देख रहे हैं, तो रामायण में देखते होंगे कि राम जी को जब लंका पर जाना था तो बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि समुद्री मार्ग था, समुद्र में जाना बहुत कठिन था, किसी देश को पता भी नहीं था कि श्रीलंका भी कोई देश है उधर। कई महत्वपूर्ण कार्यों करने के बाद सेतु को बनाया गया। और वही यहां पर महत्व है कि इधर जो है सागर है, इधर से कोई भारत में आ नहीं सकता। आज के संदर्भ की बात नहीं हो रही है, तब की बात हो रही है जब वायु मार्ग नहीं था, एयरफोर्स नहीं थे, तो उस समय समुद्र से आना बहुत कठिन था। और इसलिए बहुत बाद में पता चला कि भारत भी कोई देश है, और भारत को खोजा वास्को डी गामा ने आकर के, तब लोगों को पता चला कि भारत ऐसे आया जा सकता है। तब धीरे धीरे समुद्री मार्ग का विस्तार हुआ, लेकिन उसके पहले इधर से कोई आता नहीं था, भारत सुरक्षित था, भारत समुद्र के कारण इधर से स्थल था, इधर से आ सकता था। चीन के लोग, मंगोलिया के लोग, रूस के लोग, यूरोप से पुर्तगाल, तुर्की, इधर से लोग आते रहे, अरब लोग सब आते रहे। तो आने के लिए भारत में अगर आना हो और भारत पर हमला करना हो तो हिमालय को पार करना होगा। अगर हिमालय पार करेंगे तभी भारत आ सकते हैं, और इसलिए हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है, और उसको पार किए बिना कोई भी सेना भारत नहीं आ सकती। पर अगर हिमालय नहीं होता तो आसानी से कोई भी विदेशी इधर से आकर के भारत इंटर कर सकते हैं। तो इधर से दीवार लगा हुआ है, इधर से समुद्र है, तो समुद्र का रक्षा किया, और इधर से हिमालय एक प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ कि इधर से कोई नहीं आ सकता। आने के लिए काफी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। इसके चलते लोग दर्रे का प्रयोग करते रहे। हमने कहा कई दर्रा था, खैबर दर्रा से आज लोग आ गए, खैबर दर्रा से सिकंदर भारत आया, तो बहुत मुश्किल होती थी सेना को लेकर इधर आना। तो एक रूप में कहना कि हिमालय जो है भारत के लिए प्रहरी का कार्य कर रहा है, मतलब सरकार को उधर से उतना चिंता नहीं है कि उधर से कैसे सेना आएगी, क्योंकि वो तो खड़ा है, जब तक हिमालय पार नहीं करेगा तब तक कोई आ नहीं सकता। दूसरा जो एक इम्पैक्ट है कि भारत में यह जलवायु को कंट्रोल करता, ये जलवायु परिवर्तन, तो परिवर्तन जलवायु का जो होता है इसको नियंत्रित करने का काम करता, ये ध्यान रखना है, कंट्रोल करता है क्लाइमेट। और जलवायु तो आपको पता ही होगा कि जलवायु किसी भी जीव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां के पेड़ पौधे का, वहां के भोजन का, वहां के फसलों का, वहां के जीव जंतु को स्वरूप का, सब जलवायु पर निर्भर करता। जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनका रहन सहन, जो बिहार में रहते हैं उनका रहन सहन, जो अफ्रीका में रहते हैं उनका रहन सहन, जो यूरोप में रहते हैं उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। यूरोप में कोई भी काला व्यक्ति नहीं दिखता है, सब गोरे ही दिखते हैं। हम कहते हैं उसको अंग्रेज हैं या वो श्वेत नस्ल के, लेकिन इधर है भारत में है तो भारत में हर तरह के वैरायटी के लोग मिले, गोरे भी मिलेंगे, काले भी मिलेंगे, विटी कलर जिसको गेहुआ कलर कहते वो भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि हर जगह पर क्लाइमेट अलग अलग है। इसलिए क्लाइमेट का बहुत रोल है। आज देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय एक चीज पॉजिटिव सकारात्मक दिख रहा है कि पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ा, इसका प्रदूषण बिल्कुल नियंत्रित है। आज
जो मौसम चल रहा है, बैसाख का महीना है, अप्रैल चल रहा है, फिर भी रात में ठंड लग रही है। ऐसा बहुत समय के बाद, सालों बाद ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर मौसम का बहुत इंपैक्ट है, प्रदूषण बहुत नियंत्रित हो चुका है। तो कुछ बहुत सारे निगेटिव पहलू के साथ साथ पॉजिटिव पहलू भी आ जाते हैं सामने। तो हम लोग बात करेंगे बाद में, यहां हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता, मतलब जलवायु परिवर्तन होने नहीं देता। और भारत के लिए जलवायु का नियंत्रण में हिमालय का रोल क्या है कि ये हिमालय ऐसे है और यही हिमालय से भारत की जलवायु नियंत्रित होती है। हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट में, तो पढ़ेंगे कि ये हिंद महासागर, यहीं से हवा चलती है और हवा चल करके ऐसे आती है और ऐसे उठ करके ऊपर बढ़ती है। इधर पर्वत है, हम लोग को पढ़ना है ये। तो ऐसे हवा आती है और ऐसे आकर के ऊपर जाती, इधर से ऐसे ऊपर, इधर से ऐसे चढ़ती है और चढ़ते चढ़ते आती है और हिमालय इसको रोकता है। इधर से हवा चली, इधर पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, इधर पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ऐसे आया और ऐसे हवा अंदर तो जा नहीं सकती है, तो ऐसे टकरा कर मुड़ती है और मुड़ते 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 हिमालय पहुंच जाती। और हिमालय यहां दीवार की तरह खड़ा है और जैसे ही हिमालय से टकराती है हवा, तो यहीं पर भारत में वर्षा शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत में मानसून आ गया और वर्षा होगी भारत में। तो मानसून को क्रिएट करना, मानसून से भारत में वर्षा करवा देना हिमालय का काम। अगर हिमालय ना हो तो ये हवा जो उठ रही है, मानसून जो क्रिएट हुआ, ये बहते बहते भारत से पार कर जाएगी और चली जाएगी चीन, मंगोलिया, रूस, और भारत में वर्षा होगा ही नहीं। और सोचे कि अगर वर्षा ना हो भारत में तो भारत का स्वरूप कैसा हो सकता, यहाँ की नदियों की क्या स्थिति होगी, यहाँ का वनस्पति कैसा होगा, यहाँ फसलें कैसी होगी, ये आप अंदाज लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। मतलब जलवायु जो निर्भर करता है भारत का, उसमें हिमालय का ही सबसे बड़ा रोल है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि साइबेरिया एक प्रदेश है। तो साइबेरिया जो रूस का हिस्सा है, रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहते हैं, ये ध्यान रखना है। कभी कोई पूछेगा जीएस में कि साइबेरिया का विस्तार कहां है, तो रूस में, और कहां, तो रूस के पूर्वी भाग। तो इधर मान लेना कि इधर चीन है ऐसे, और चीन के बाद इधर रूस का विस्तार है पूरा, ये पूरा रूस है ऐसे, पूर्व से पश्चिम तक सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार रूस का, ये रूस है। और रूस का ये वाला पार्ट साइबेरिया। और साइबेरिया आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह है। हम लोग पढ़े हैं कि यही साइबेरिया में बरखोयास्क है, और बरखोयास्क दुनिया का सबसे ठंडा जगह, इससे ज्यादा ठंड कहीं पड़ती नहीं है वर्ल्ड में। तो ये याद रखना कि विश्व का सबसे ठंडा लोकेशन कहां है, तो साइबेरिया में। और साइबेरिया में -50 डिग्री से भी नीचे यहां टेम्परेचर पाया जाता है, बरखोयास्क में। ये याद रखना है, पूछेगा जीएस में बार बार कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह कौन, तो बरखोयास्क। और सबसे गर्म जगह, तो सबसे गर्म जगह अल अजीजिया है, ये ध्यान रखना है। और ये अल अजीजिया लीबिया में पड़ता है। ये दोनों पूछता है एग्जाम कि दुनिया का सबसे ठंडा कौन और सबसे गर्म कौन। तो ये गर्म है सबसे, और बरखोयास्क सबसे ठंडा लोकेशन, तो दोनों पूछेगा। और साइबेरिया में बर्फीली हवाएं चलती है, बहुत ठंड है, और ठंड से जब हवा गुजरती है तो बहुत ठंडी बर्फीली हवा बह करके आती है। तो इधर से चलती है, तो इधर आती है मंगोलिया, चीन होते हुए भारत पहुंच जाती है। भारत पहुंचने के लिए हिमालय एक यहां भी दीवार का काम करता कि अगर हिमालय ना हो तो हवा चलेगी और चीन, मंगोलिया को पार करते हुए भारत में आ जाएगी। और भारत में आएगी तो इस ठंडी जो बर्फीली हवा है, ध्रुवीय हवा है, उस हवा के कारण पूरा भारत ठंडा हो जाएगा। और इवन कि पूरे भारत में बर्फ गिरने लगेगा अगर ये हिमालय हट जाए तो, जो ऐसा नहीं होता। और इसी चलते भारत में चारों ऋतुएं बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम पर आती है। यहां बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड भारत में नहीं देखी जाती, और उसका प्रभाव यही है कि हिमालय यहां खड़ा है। मतलब साइबेरिया जो रूस के पूर्वी भाग में है, यहां से चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को
भारत में आने से रोक देता है, ये भारत में प्रवेश ही नहीं कर देता, तो भारत में आने से रोकता, जिससे भारत को ठंड से बचाव हो जाती। अगर ये नहीं होता तो भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती और तब जीवन शैली बिल्कुल अलग होता, जैसा आज है वैसा नहीं होता। मतलब देख रहे हैं आप कि एक तो प्रहरी का काम कर रहा है, जलवायु को कंट्रोल कर रहा है, ध्रुवीय हवाओं को आने से रोक रहा है, और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें बहुत सारी औषधीय पौधे हैं, जो आप जानते भी हैं, औषधीय पौधे हैं, साथ ही खनिज संपदा है बहुत ज्यादा, पेट्रोलियम वगैरह, बहुत सारा जड़ी बूटी है, काफी महंगे महंगे पत्थर हैं यहां पर, स्टोन्स। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। रामायण देख रहे होंगे तो देखे होंगे, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को हिमालय ही जाना पड़ा, और हिमालय से धौलागिरी पर्वत को उठाकर ही लाए, और वहीं पर वो जड़ी बूटी औषधियों पौधे का वर्णन रामायण जैसे काव्यों में किया गया। और यथार्थ है, सच्चाई है कि हिमालय में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं और उसमें तरह तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसके कारण वहां से बहुत सारे औषधि बनाया जाता है, खनिज संपदा है, जड़ी बूटी है, बहुत महंगे महंगे पत्थर हैं, जैसे पुखराज है, नीलम है, रूबी है, बहुत सारा महंगे कॉस्टली जो स्टोन्स होते हैं जो हिमालय से प्राप्त होते हैं। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो आर्थिक भी हिमालय का महत्व बहुत अधिक है, ये ध्यान रखना। ये अलग बात है कि खनिज संपदा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने के बावजूद यहां से एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि हिमालय एक धरोहर है। हिमालय के बिना भारत का अपना सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनैतिक जो संरचना है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, और इसी की वजह से हिमालय को भारत के लिए गॉड का एक गिफ्ट या वरदान, ईश्वरीय देन माना गया। तो यही हिमालय से संबंधित बात, इसको ध्यान रखें, पूरा पढ़ें। बहुत सारा फैक्चुअल बातें हैं जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और टेलीग्राम पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको भी कंक्लूड करें, प्रतिदिन बनाने का प्रयास करें। उसका हम आगे डिस्कशन भी प्रस्तुत करेंगे, या जब ऑफलाइन शुरू होगा तो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जिसमें उसके सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको डिटेल में करा दिया जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगला वीडियो जो होगा जीव विज्ञान का होगा, बायोलॉजी आप लोग रिवाइज करते रहें। तो थैंक यू, शुभ रात्रि।